ट्रक की मशीन बंद हो गई। फिर उसका इंजन स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा पीछे गया, घूमा और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। जब तक ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा मेरा दम खुश्क रहा, क्योंकि वो अभी तक हेडक्वार्टर के अहाते में ही था। उसके बाद जब ट्रक की रफ्तार तेज हो गई और मुझे आसपास दौड़ती दूसरी मोटर कारों और ट्रकों की आवाजें भी आने लगी तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। फिर मैंने थैलों में से सर बाहर निकाल कर ट्रक की साइड में लगे हुए जंगले की दर्जों में से बाहर देखा। ट्रक एक मसरूफ सड़क से गुजर रहा था। ऊंची इमारतों के आगे सब्जाजार थे, फिर फुटपाथ था जिस पर यहूदी मर्द और औरतें आ जा रही थीं। मैंने अपना सर थैलों के पीछे कर लिया, क्योंकि बराबर ही में कारों की कतार ट्रक के साथ साथ चल रही थी और अंदर बैठे लोग मुझे देख सकते थे। कुछ देर ये भारी भरकम ट्रक बारौनक सड़कों पर चलता रहा, फिर एक मोड़ घूमकर हाईवे पर आ गया, जहां उसकी रफ्तार काफी तेज हो गई। मैंने सर निकाल कर देखा, ये तिल अबीब के बाहर का इलाका था। ट्रक मज़ाफात से गुजर रहा था, कहीं रेत का मैदान था तो कहीं मिट्टी के छोटे छोटे टीले पीछे को दौड़ रहे थे। ट्रक शहर से बाहर बने हुए ट्रैश डंप की तरफ जा रहा था। ट्रक की साइड वाले जंगले की सलाखें करीब करीब लगी थी। मैं ट्रक की रफ्तार मध्यम होने की सूरत में बाहर छलांग नहीं लगा सकता था। अब ट्रैश डंप का ही इंतजार था कि वहां कूड़ा करकट उंडेला जाए और मैं वहां से फरार हो जाऊं। काफी देर के बाद ट्रक हाईवे से हटकर पहलू वाली एक छोटी सड़क पर आ गया। ये कच्ची सड़क ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान से गुजरती थी। फिर मैंने एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा जो कूड़े करकट के थैलों से भरा हुआ था। ट्रक उस गड्ढे के पास खड़ा हो गया। ड्राइवर ने ट्रक को बैक किया, उसे गड्ढे के किनारे पर ले आया। फिर ट्रक की मशीन चलने लगी। ट्रक का अकबी हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता पीछे से ऊपर को उठना शुरू हो गया और फिर मैं भी कूड़े करकट के थैलों के साथ ही फिसल कर ट्रैश के अंबार में जा गिरा। ये ट्रैश का समंदर था। मैं जहां गिरा था वहीं पड़ा रहा। जब ट्रक वापस चला गया और उसकी आवाज दूर होते होते गायब हो गई तो मैंने खुद को काफी जिद्दोजहद के बाद कूड़े करकट के उस समंदर में से बाहर निकाला। कपड़े झाड़े, जूते साफ किए, उंगलियों से बालों को सीधा किया और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। दूर पीछे तिल अबीब की कुछ हाई राइज इमारतें और बाज कारखानों की चिमनियां दिखाई दे रही थी। आगे हद्दे निगाह तक वीराना फैला था। कहीं कहीं ऊंचे टीले और खजूरों के झुंड नजर आ रहे थे। मौसम गर्म था, अगरचे धूप फीकी पड़ने लगी थी। मेरी मंजिल जेरूसलम होनी चाहिए थी। जाहिर है मुझे अपनी साथी एजेंट सादिया के पास ही पहुंचना चाहिए था, मगर जेरूसलम वहां से काफी दूर था और मेरे पास वहां तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। तिल अबीब पहुंचने के लिए जरूरी था कि मैं ट्रेन में सफर करूं, जो एक इंतहाई खतरनाक बात थी। इसराइली एजेंट तो मुझे जगह जगह तलाश करते फिर रहे होंगे। उस जगह ज्यादा देर रुकना भी खतरे से खाली नहीं था। मैं छोटी सी सड़क पर से होता हाईवे पर आ गया। हाईवे पर लिफ्ट का मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियां किसी के लिए नहीं रुकती। फिर मैं यहाँ देखा भी जा सकता था। हाईवे के किनारे दरख्त कोई नहीं था, अलबत्ता रेत और मिट्टी के छोटे छोटे तोते जरूर थे। मैं एक तोते के अकम में छुप कर बैठ गया। भूख और प्यास का शदीद एहसास जाग रहा था। एक दिन और गुजर गया। मेरे जिस्म में गर्दिश करते धमाका खेज मवाद के फटने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके सादिया के पास पहुंचकर उसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह करूं और मेरे पेट में जो टाइम बम लगा दिया गया है उसका कोई तोड़ दरियाफ्त करूं। हाईवे पर जुनूब की जानिब गाड़ियां बर्क रफ्तारी से गुजर रही थीं। किसी वक्त ट्रैफिक हल्की हो जाती और किसी वक्त एक के बाद एक गाड़ी और ट्रक गुजरने लगते। मुझे मालूम था कि जेरूसलम जुनूब की समत वाक़ है और काफी दूर है। एक बार दिल में यह भी ख्याल आया कि सादिया ने फोन पर खुफिया कोड में मुझे हिदायत की थी कि मैं अपने आदमी सोलोमन से जाकर मिल लूं, तो क्यों ना उससे मुलाकात करूं। वो मेरे जेरूसलम पहुंचाने का कोई बंदोबस्त कर देगा। लेकिन तिल अबीब तो एक मगरमच्छ की तरह नजर आ रहा था जो मुझे हड़प कर जाने के लिए तैयार बैठा था। दूसरी तरफ जेरूसलम की जानिब मुझे लिफ्ट मिलने का भी कोई इम्कान नहीं था। 2 फौजी ट्रक तेजी से गुजर गए। मैंने जल्दी से अपने आप को टीले के पीछे कर लिया। पुलिस की 3 गाड़ियां एक दूसरे के पीछे गुजर गईं। मैं जानता था कि इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पुलिस का अमला हरकत में आ गया होगा। मेरी तस्वीरें उन्हें मुहैया कर दी गई होंगी और मेरी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे होंगे। ऐन मुमकिन था कि हाईवे पर भी खुफिया पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हों। यही वजह थी कि मैं टीले की ओट से निकलकर लिफ्ट के लिए हाथ हिलाते घबरा रहा था। सूरज दूर मगरिब में तिल अबीब की सरबफलक जदीद इमारतों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। हाईवे पर भी भागती गाड़ियों की हेडलाइट्स रोशन हो गई थी। अब मेरा वहां रुकना बेकार था। सोचा यरूशलेम की जानिब चल पड़ना चाहिए, शायद आगे जाकर लिफ्ट का कोई इंतजाम हो जाए। चुनाचे मैं टीले की ओट से निकलकर हाईवे से काफी हटकर जुनूब मशरिक की समत रवाना हो गया। इलाका बंजर था, खुश्क झाड़ियों के सिवा कुछ न था। मैं चलता चला गया। शाम की स्याही गहरी होती गई और मुझे किसी कस्बे की नियॉन साइंस की रोशनियां नजर पड़ी। मैं उधर को चलने लगा। ये एक छोटा सा मॉडर्न कस्बा था जिसकी पुख्ता सड़कों के आसपास 1 मंजिला 2 मंजिला लकड़ी और सीमेंट की इमारतें खड़ी थी। कार पार्किंग में गाड़ियां और स्कूटर खड़े थे। दुकानें, स्टोर्स और फ्लैट्स रोशनी से जगमगा रहे थे।
सड़कों पर लोग बहुत कम थे। कभी कभी कोई गाड़ी हमवार सड़क पर शां की आवाज पैदा करती गुजर जाती। स्टोर्स और दुकानों के बाहर चमकीले साइन बोर्ड झिलमिला रहे थे। एक रेस्टोरेंट के बाहर फूड और ग्रोसरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था। मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। इन मॉडर्न शहरों में पीने का पानी सड़कों पर कहीं नहीं मिलता। मशरूबात की स्लॉट मशीनें फुटपाथ पर लगी होती हैं कि सिक्का डालकर कोई भी मशरूब का टिन निकाल कर पी लें। अगर हॉट डॉग या बर्गर खाने को जी चाहे तब भी मशीन में सिक्के डालें और निकाल कर खा लें। मेरी जेब में 1 सेंट तक नहीं था। पानी की बहुत तलब हो रही थी। भूख मैं काफी देर तक बर्दाश्त कर सकता था। जहां मैं खड़ा था वो जगह कस्बे से जरा ऊंचाई पर थी। एक जानिब कच्ची ढलान थी और दूसरी जानिब दरख्तों के झुंड थे। खुदा जाने ये कौन से दरख्त थे। हवा बंद थी, हब्स काफी था। मैंने सोचा शायद इन दरख्तों में कहीं पानी मिल जाए। यूं ही दरख्तों की तरफ आ गया, मगर वहां पानी कहीं नहीं था। मैं दरख्तों से निकल आया। सोचा कस्बे में चलकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर पानी पिया जाए। मैं दुकानों और रेस्टोरेंटों के सामने की तरफ नहीं जाना चाहता था। अगरचे कस्बे में ट्रैफिक न होने के बराबर थी और बहुत कम लोग देखने में आ रहे थे, फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहता था। मैंने एक रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड पढ़ा और ऊपर से होकर उसके अक़ब में आ गया। ये स्टोर रूम का जंक यार्ड था। मेरी खुशकिस्मती से यहाँ पानी का एक नल बह रहा था। लपक कर मुंह हाथ धोया, पानी पीकर प्यास बुझाई और पतलून में से कमीज बाहर निकालकर अपना मुंह पोंछ रहा था कि तड़ाख तड़ाख गोलियां चलने लगी। फिर तेजी से कारें चीखती हुई भागी। मैं घबरा कर दरख्तों की तरफ दौड़ा। गोलियां चल रही थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पहले तो महसूस हुआ कि मैं देख लिया गया हूं और ये फायरिंग मुझ पर हो रही है, मगर गोलियों की आवाज रेस्टोरेंट के सामने वाली जानिब से आ रही थी। उधर ही से अब लोगों का शोर भी उठने लगा था। मैं दौड़कर एक छोटी सी कच्ची सड़क पार करने लगा तो ठाएं एक फायर हुआ और गोली मेरे करीब से गुजर गई। साथ ही पीछे से चिल्लाकर किसी ने इब्रानी जबान में कहा, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं वही रुक गया। एक आदमी स्टोर के छज्जे के नीचे से निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में पिस्तौल था। एक हाथ कांधे पर था। वो हाथ खून में लिथड़ा हुआ था। वो लंगड़ाता हुआ तेज रफ्तारी से मेरे सर पर पहुंच गया और पिस्तौल मेरे गर्दन पर रख दी। उस सामने वाली कार में चलो। वो हाँप रहा था। खून उसके कांधे से उबल रहा था। मैं उसके इशारे पर चलता सड़क के पार खड़ी सेडान कार में आकर बैठ गया। वो भी घिसटता हुआ कार में घुस गया। उसके पिस्तौल का रुख अभी तक मेरे सीने की तरफ था। मुझे ये जानकर तसल्ली हो गई थी कि ये पुलिस या CID का आदमी नहीं था, बल्कि जख्मी था और उसे मेरी मदद की जरूरत थी। उसने जल्दी से कहा, मेरी जेब से चाबी निकाल कर कार को यहाँ से निकाल कर ले चलो। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं। मैंने उसकी जेब से चाबी निकाल कर कार स्टार्ट की और तेजी से कार को एक तरफ भगाया। उसके साथ ही पीछे से 3-4 गोलियां आई। एक गोली कार की डिग्गी में लगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। जख्मी आदमी पिस्तौल मेरी पसलियों में दिए खुद भी नीचे को झुका सीट पर लुढ़का हुआ था। मैं कार को फौरन वहां से निकाल कर कहीं से कहीं ले गया। जख्मी ने कमजोर आवाज में कहा, पहले मोड़ पर बाएं जानिब, रफ्तार तेज करो। मैंने स्पीड मजीद तेज कर दी। सड़क के पहले मोड़ पर मैंने गाड़ी को बाएं जानिब घुमा दिया। ये सड़क टीलों के गिर्द चक्कर काटती ढलान की सूरत में आगे एक खुश्क नाले में उतर गई थी। जहां तक आते आते खून ज्यादा निकल जाने से जख्मी नौजवान के हाथ से पिस्तौल लुढ़क गया। उसने बेबस निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने गाड़ी चलाते हुए कहा, दोस्त घबराओ नहीं, तुम जहां जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा। उसने अपने कांधे के जख्म की तरफ इशारा किया और गर्दन पीछे डाल दी। मैंने खुश्क नाले में पहुंचते ही गाड़ी रोक दी और अपनी तमीज फाड़ कर उसके कांधे पर पट्टी कस कर बांध दी। जख्मी नौजवान ने गुस्से में कहा, गाड़ी यहाँ से निकालो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, आगे कहाँ जाओगे? उसने अब फिर पिस्तौल हाथ में लेकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। नाले से निकलोगे तो एक सड़क ऊपर को जाएगी, उस पर हो जाना, खबरदार गाड़ी मत रोकना। मैंने वैसा ही किया। उसने मुझे गाड़ी की बत्तियां रोशन करने से मना कर दिया था। मैं अंधेरे में बल खाती छोटी सड़क पर बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहा था। चंद लम्हों के बाद गाड़ी ऊंचे नीचे दरख्तों के नीचे बने हुए एक लकड़ी के कॉटेज के पास पहुंच गई। जख्मी नौजवान ने पिस्तौल की नाली मेरी पसली में दबाई और कहा, गाड़ी रोक दो। मैंने ब्रेक लगा दी। अचानक कॉटेज का बैरूनी दरवाजा खुला और अंदर से 2 हट्टे कट्टे लंबे बालों वाले गुंडा नुमा आदमी फौरन से छलांगे लगाकर बाहर निकल आए। उन्होंने पिस्तौल तान रखे थे। गाड़ी के पास आते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे गर्दन से घसीट कर बाहर निकाल लिया। जख्मी नौजवान ने कदरे ऊंची आवाज में कहा, इसे कुछ न कहना। गुंडों ने मुझे छोड़ दिया। अब वो अपने साथी की तरफ मुतवज्जे हुए। क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हैं? जख्मी नौजवान पर सवालों की बौछार कर दी गई। उसने सिर्फ इतना कहा कि होल्ड अप नाकाम रहा। उन लोगों के पास असलहा ज्यादा था। कॉटेज में से एक मोटे पेट वाला आदमी हाथ में मशरूब का टिन थामे बाहर निकल आया। उसने चिल्लाकर कहा, इसे फर्स्ट एड दो, गाड़ी जहां से भगा दो। ये कौन आदमी है? इसे गोली क्यों नहीं मारी? उसके साथ ही मोटी तोंद वाले ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। उस वक्त दोनों गुंडे जख्मी नौजवान को सहारा दिए मकान में ले जा रहे थे। जख्मी ने कदरे चीख कर कहा, डेविड गोली मत मारना,
मेरा ख्याल था कि ये लोग मेरी जान बख्श देंगे, यानी छोड़ देंगे, मगर उन्होंने मुझे भी बोसीदा कॉटेज की एक कोठरी में बंद कर दिया। मैं अगरचे उस वक्त इस पोजीशन में था कि छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था, ताहम मुझे वक्त जाया करना भी गवारा नहीं था। थोड़ी देर बाद एक जीप आ गई जिसमें से कुछ मजीद आदमी शोर मचाते, एक दूसरे को बुरा भला कहते गालियां बकते बरामद हुए। मुझे उस जख्मी नौजवान के रूबरू पेश किया गया जिसको गाड़ी में बिठाकर मैं यहाँ तक लाया था। उसके कांधे की गोली निकाल दी गई थी, ताजा पट्टी बंधी थी, एक बोतल लकड़ी की मैली कुचैली मेज पर पड़ी थी, लालटेन जल रही थी। वो आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज था। उसके साथ ही वहीं इधर उधर कुछ खड़े, कुछ नीम दराज और कुछ बैठे सिगरेट और मशरूब पी रहे थे। मोटी तोंद वाला डेविड भी मौजूद था और पिस्तौल सामने रखे मशरूब पीते हुए मुझे लाल लाल आंखों से घूर रहा था। शक्ल सूरत से ये जराइम पेशा कातिल और खूनी लगते थे। जख्मी नौजवान ने मुझे हाथ से अपने सामने वाले स्टूल पर बैठने का इशारा किया, फिर इब्रानी जबान में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम सोलोमन ही बताया। जख्मी नौजवान ने कहा, मेरा नाम सैलुस है, ये डेविड हमारा अंकल है, बाकी हमारे दोस्त हैं। फिर अपने दोस्त की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, सोलोमन अगर चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता था। खून ज्यादा बह जाने से मेरा पिस्तौल मेरे हाथ से गिर पड़ा था, मगर सोलोमन ने कहा कि मैं तुम्हें जहां तुम कहोगे वहीं छोड़ूंगा, फिक्र न करो। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। सिवाय डेविड के सभी बदमाश मुझे तहसीन आमेज नजरों से देख रहे थे। डेविड बोला, ये पुलिस का आदमी हो सकता है। सैलुस ने एक हाथ से सिगरेट का पैकेट निकालकर मुंह में लगाया। उसके साथ बैठे गुंडे ने लाइटर जलाकर उसे सुलगाया। सैलुस ने 2-3 कश लगाए। डेविड की तरफ गहरी नजर से देखा और कहा, अंकल तुम तजुर्बे में मुझसे ज्यादा हो मगर निरे गाउदी हो, तुम बंदे को पहचान नहीं सकते। अब बीच में बोले तो पिस्तौल से खोपड़ी उड़ा दूंगा। डेविड खून के घूंट पीकर रह गया। मालूम हुआ कि ये जख्मी नौजवान यानी सैलुस उन सब का सरदार था। सब उससे दबते थे। फिर वो अपने ऑपरेशन की नाकामी की वजूहात पर तेज तेज बहस मुबाहसा करने लगे। मालूम हुआ कि वो कस्बे के स्टोर पर डाका मारने गए थे। आगे से मुकाबला शुरू हो गया और ये स्टोर वालों के 3 आदमियों को ठंडा करने के बाद वहां से फरार हो गए। सिर्फ सैलुस उस मार्के में जख्मी हुआ। उसके कांधे पर गोली लगी थी। एक अजीब इत्तेफाक से मैं उन लोगों के खुफिया ठिकाने और उनके पेशे और मुजरिमाना सरगर्मियों से वाकिफ हो गया था। सैलुस मेरा एहसानमंद था। उसे इस हकीकत का एहसास था कि मैंने उसके साथ इंसान दोस्ती और रवादारी का सलूक किया था। मैं अगर चाहता तो जब वो निढाल हुआ था और पिस्तौल उसके हाथ से तकरीबन लुढ़क गया था तो उसे कार से बाहर फेंक कर खुद फरार हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा न किया, महज इसलिए कि एक बेबस इंसान की बेबसी और मजबूरी से फायदा उठाना मेरा उसूल नहीं। और सैलुस शायद जख्मी भी था। अगर उसे सड़क पर लुढ़का कर फरार हो जाता तो वो ज्यादा खून निकलने से मर जाता। सैलुस ने मुझे खाना खिलाया, मशरूब के 2 टिन पिलाए, सिगरेट पीने को दिया। फिर जब गैंग के बाकी आदमी अपने अपने खुफिया ठिकानों पर चले गए तो सैलुस ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ और ब्रिजवुड टाउन में कैसे आया। मैंने सैलुस को फर्जी कहानी घड़कर सुना दी कि शाम का यहूदी हूँ, माँ बाप के मरने के बाद यरूशलेम आ गया, बेकारी से तंग आकर तिल अबीब नौकरी की तलाश में आया, कामयाबी न हुई, भूखा प्यासा वापस यरूशलेम की तरफ जा रहा था कि ब्रिजवुड टाउन में ये हादसा पेश आ गया। सैलुस ने सिगरेट का लंबा कश लगाया और बोला, क्या हमारे गैंग में शामिल होगे? मैं चाहता था कि किसी तरह से मैं यरूशलेम पहुंच जाऊं। मैंने कहा, एक बार यरूशलेम जाना चाहता हूं, वहां मेरी बड़ी बहन रहती है, उसके पास मेरी कुछ पूंजी जमा है, वो ले आऊं, फिर तुम्हारे गैंग में शामिल हो जाऊंगा। सैलुस कुछ देर लालटेन की रोशनी में मेरी तरफ घूरता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे साथ एक आदमी कर दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाकर वापस ले आएगा। मैंने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सैलुस मुस्कुराया, उसके दांत जर्द थे। बोला, ये बात नहीं सोलोमन, अगरचे मैं अपने गैंग का बॉस हूँ लेकिन मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। वो कहते हैं कि तुमने हमारा ठिकाना देख लिया है, हमारी शक्लें देखी हैं, हो सकता है तुम पुलिस वालों को खबर कर दो। अगरचे मुझे तुम पर पूरा एतमाद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मुझे अपने आदमियों का मुंह बंद रखना पड़ता है। इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मेरा आदमी तुम्हें गाड़ी में बिठाकर अपने साथ बाहिफाजत ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। मैं समझ गया कि मैं एक तरह से इन गुंडों के पास गिरवी पड़ गया हूँ। नादानिस्तगी में मैं इनकी मुजरिमाना सरगर्मियों और कमीनगाह का ऐनी गवाह बन गया हूँ और अब वो मुझे अकेला छोड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। मुझे अपना गम खाया जा रहा था कि पेट में धमाका होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। मुझे सादिया से मिलकर उसका फौरी तौर पर कोई तोड़ तलाश करना था, जिसके लिए मेरा जल्द अज जल्द यरूशलेम पहुंचना बहुत जरूरी था। मैंने हिकमत अमली से काम लेते हुए सैलुस से कहा कि वो जैसे कहेगा वैसे ही करूंगा। सैलुस खुश हो गया। सैलुस ने अपने उसी टूटे फूटे कमरे में मेरे लिए कैंप तार्ड बिछवा दी और मैं
मैं उस पर लेट गया। मैं खूब जानता था कि बाहर पहरा लगा है। सैलोस ने कहा था कि वो सुबह मुझे अपने एक खास आदमी के हमरा यरूशलेम की तरफ रवाना कर देगा। आधी रात को अंकल डेविड अंदर आया। सैलोस जाग रहा था। उसने सैलोस को दवाई की गोली खिलाई और फिर मेरे करीब आकर झुक कर देखा। मैं झूठ मूठ खर्राटे लेने लगा। डेविड ने एक तरफ थूक कर कहा, तुमने खामखा की मुसीबत मोल ली है। अब 2 आदमी मुस्तकिल इसकी निगरानी को चाहिए। सैलोस आहिस्ता से बोला, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, तुम जाकर आराम करो।